हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, इससे पिछला वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। उस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर, स्मॉल जी, कैपिटल जी, उनकी वैल्यूज़, मास एंड वेट का कंसेप्ट, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वीडियो लेक्चर में कवर की थी। तो अगर तुम लोगों ने वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वो वाला देख ले, फिर आप इस वीडियो पे आएँ, नहीं तो आप लोगों को लिंक नहीं लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थ्रस्ट एंड प्रेशर। पहले बात कर लेते हैं प्रेशर की। क्या होता है स्टूडेंट्स प्रेशर? हम लोग अक्सर बात करते समय इस वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग कि अरे यार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मेरे सर पे तो स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बराबर। या फिर इतना सारा होमवर्क दे रहे हैं यार ये टीचर, हाँ कुछ बच्चों की पढ़ी है नहीं, इतना प्रेशर देते हैं क्या छोटे छोटे बच्चों को, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है बेसिकली प्रेशर? प्रेशर इज़ बेसिकली, साइंस की अगर टर्म्स में हम लोग कहें, साइंस की भाषा में कहें तो प्रेशर इज़ बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट एरिया कितना है। अगर इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो पर यूनिट फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज एक्चुअली प्रेशर। समझ पा रहे हो इस बात को? अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में या इसके फॉर्मूले में क्या है, हम लोगों को देखने से समझ में आ रहा है कि प्रेशर जो है वो एरिया के साथ उसका रिलेशन कैसा है। वो एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। डायरेक्ट रिलेशन में है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है दोनों का। यानी कि क्या, जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम होगा तब प्रेशर बढ़ेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ। अगर मैंने कुछ लूज सैंड ली है, यहाँ पर ढेर सारी लूज सैंड पड़ी हुई है, ऐसा तुम लोग सपोज करो, और मैंने दो आइडेंटिकल ब्रिक्स लिए हैं। क्या लिए हैं मैंने? दो आइडेंटिकल ब्रिक्स ले लिए हैं। मैंने एक को ऐसे प्लेस किया और एक को ऐसे खड़ा करके प्लेस किया। सिंपल एग्जाम्पल है। क्या किया मैंने? लूज सैंड ली, दो आइडेंटिकल ब्रिक्स लिए, मतलब क्या कि उसका शेप, साइज, वेट, सब कुछ एकदम एक जैसा है। सिर्फ मैंने एक को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया उस लूज सैंड पे और एक को वर्टिकली प्लेस किया। तो थोड़ी देर के बाद में जब मैं जाती हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि ये वाला जो फर्स्ट केस है हमारा, वहाँ पर ये ब्रिक थोड़ा बहुत अंदर जाता है बस सैंड के। अब वो लूज सैंड है, क्ले जैसी है, सॉफ्ट है, तो वो कुछ ना कुछ उसका वेट जो यहाँ से पड़ रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्रेशन आ जाता है, बराबर। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये थोड़े अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। लेकिन ये वाली जो ब्रिक है ये एज कंपेयर टू दिस ब्रिक ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करती है। इसने बहुत थोड़ा सा अंदर गई ये वाली ब्रिक, लेकिन ये वाली जो ब्रिक है हमारी, ये बहुत ज़्यादा अंदर तक गई है। तुम लोग डिफरेंस देख सकते हो। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग खुद से करना। जब खुद से करके देखोगे ना, ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ना घर पे। अगर करके देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बैठेगा। तो यहाँ क्या हुआ कि कम पेनिट्रेट हुई, यहाँ ज़्यादा पेनिट्रेट हुई, लेकिन वेट तो दोनों भी ब्रिक्स उतना ही डाल रही हैं। वेट उतना ही डाल रही हैं यानी क्या? वेट इज़ फोर्स, वेट उतना ही डाल रही हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ से पड़ रहा है? एरिया ऑफ एरिया से, जितना कांटेक्ट में एरिया आ रहा है, इसका एरिया क्या है? बड़ा आ जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है एरिया। लेकिन ये जो एरिया है ये एरिया छोटा है। तो जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब एरिया यहाँ पे बढ़ जा रहा है, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। कम प्रेशर होने के कारण ये कम अंदर जा पाता है और ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ये ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है।
सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं ये पेन लिया हुआ है, मैंने इसका कैप निकाल दिया। तुम लोगों के हाथ में भी इस वक्त पेन होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, होप आप लोग उस चीज़ को अपनी नोटबुक में लिखते होंगे, तो आप लोगों के पास पेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पेन अपनी अपनी हाथ में लो और एक आप लोगों ने कैप निकाल दी। अब एक साइड पे इसकी जो है लिखने वाली साइड है और दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन होती है या फिर कुछ कर्व वगैरह होता है। तो अब इसको तुम लोगों को हाथ में इस ढंग से पकड़ना है। अब जब तुम लोग थोड़ा बहुत इस पर फोर्स लगाओगे, अपनी दोनों फिंगर्स की मदद से यहाँ पर फोर्स लगाओगे, तो समझ में आएगा कि जो ये राइटिंग वाली साइड है, जिस साइड पर ये निब बनी हुई है, उस साइड हम लोगों को ज़्यादा पेन होने लगता है। अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ अपने फिंगर्स की मदद से, तो मुझे एक टाइम के बाद में ज़्यादा पेन होने लगता है, हर्ट करने लग जाता है। लेकिन ये जो प्लेन वाला साइड है, ये वाला, यहाँ से मुझे हर्ट नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस साइड स्टूडेंट्स देख सकते हो तुम लोग, ये वाली जो साइड है जहाँ से हम लोग लिखते हैं, उस साइड में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत छोटा है। इसका जो एरिया तुम लोग देख सकते हो कि कितना कम होता है, लेकिन इस साइड वाला एरिया कितना ज़्यादा होता है अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो। इसलिए स्टूडेंट्स फोर्स उतना ही है, लेकिन एरिया कम और ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को एक साइड पे प्रेशर ज़्यादा फील होता है और एक साइड पे प्रेशर कम फील होता है। समझ सक रहे हो इस चीज़ को तुम? लेकिन अगर मैं ऐसी कैप लगा करके करूँ यही वाली सेम चीज़, तो मुझे इतना कुछ फ़र्क समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया लगभग उतना ही है, यहाँ पर भी एरिया लगभग उतना ही है। लेकिन जब मैं निब कैप निकाल देती हूँ और तब जब करती हूँ तो मुझे फ़र्क महसूस होता है। तो तुम लोग ये खुद से भी करके देख सकते हो, तब तुम लोगों को ज़्यादा ढंग से समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। जो हम लोग नाइफ़ यूज़ करते हैं बटर लगाने के लिए, क्या तुम उस नाइफ़ से वेजिटेबल्स को कट कर सकते हो घर में? तुम लोग घर में किचन में जा कर के देखोगे तो वहाँ पे ढेर सारे नाइफ्स होते हैं, हर एक काम के लिए एक अलग नाइफ़ होता है, बराबर। तो जो बटर के लिए हम लोग बटर को अप्लाई करने के लिए जो नाइफ़ यूज़ करते हैं, क्या हम उसी नाइफ़ से वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो बटर हम लोग अप्लाई करने के लिए नाइफ़ यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लंट होता है, मतलब उसमें धार नहीं होती बिल्कुल भी, वो किसी चीज़ को कट करने के लायक नहीं होता। लेकिन जो नाइफ़ हम लोग किचन में यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स को कट करने के लिए, उसकी दो एजेस होती हैं। मैं यहाँ पर नाइफ़ ड्रॉ तो नहीं करूँगी, ऐसा कुछ दिखता है नाइफ़ का एज, और ये ऐसे उसका पकड़ने का ये वाला साइड, और ये उसका कटिंग एज, बराबर। तो ये वाला जो एज होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा कटिंग वाला एज, और ये वाला जो इस साइड से हम लोग कट करते हैं चीज़ों को, और ये वाला जो एज होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ब्लंट होता है। ब्लंट माने क्या? इस साइड से हम लोग वेजिटेबल्स को कट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। लेकिन अगर इस साइड की हम लोग बात करें तो उसको तुम लोग खुद से किचन में जाकर देखना कि वो जो एज होता है जिस साइड से हम लोग कट करते हैं, दैट इज़ वेरी शार्प। वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, पतला होने के कारण इट बिकम्स शार्प, और वो शार्प होने के कारण वेजिटेबल्स को कट कर सकता है। लेकिन अगर इस साइड से कट करने जाओगे तो बिल्कुल कट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये ब्लंट है और ये क्या है? शार्प। ठीक है। सो दिस वॉज प्रेशर। हम लोग फोर्स दोनों भी साइड पे लगाएंगे, दोनों भी साइड से कट करते समय हम लोग फोर्स उतना ही लगाएंगे, लेकिन इसका कांटेक्ट कम होने की एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से, ये शार्प होने की वजह से वेजिटेबल्स को ये वाली एज ढंग से कट कर पाएगी। लेकिन ये वाली जो एज है वो मोटी होने के कारण, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होने के कारण वो वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को, किसी भी चीज़ को कट नहीं कर पाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स थ्रस्ट की। क्या है थ्रस्ट? थ्रस्ट भी स्टूडेंट्स एक टाइप का फोर्स ही होता है। क्या है ये? फोर्स ही है। लेकिन ये फोर्स जो है ये कैसा होता है? दिस इज
परपेंडिकुलर, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और हम उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे तुम लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, अगर ये एक वुडन प्लैंक है, मेरा हाथ समझ लो कि एक वुडन प्लैंक है या कोई भी एक फ्लैट सरफेस है, अगर मैं उस पर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, तो जब मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो ये 90 डिग्रीज का फोर्स लग रहा है, समझ पा रहे हो तुम लोग। या फिर अगर इस बोर्ड पे मैं फोर्स लगा रही हूँ एकदम सीधे अंदर ऐसे, तो ये कैसा फोर्स लग रहा है, 90 डिग्रीज का फोर्स लग रहा है। तो जब 90 डिग्रीज का फोर्स लगता है किसी चीज़ पे, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स थ्रस्ट। अगर यहाँ पर एक ब्लॉक है या कोई चीज़ पड़ी हुई है और मैं उस पर ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, एकदम कैसे 90 डिग्रीज पे, तो इस वाले फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स थ्रस्ट। ओके, और इसको भी हम लोग इसके फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर के फॉर्मेट में, P इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। समझ रहे हो इस चीज़ को। सो थ्रस्ट भी क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है, लेकिन वो कैसा फोर्स है, ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्रीज पे लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड्स के ऊपर। पहली बात तो फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स यानी वो सब्सटेंसेस स्टूडेंट्स जो इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये तो बात क्लियर है बहुत ज़्यादा कि सॉलिड तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस येस दे कैन फ्लो। तो फ्लूइड्स में कौन कौन आ गए, लिक्विड्स आ गए और गैसेस आ गए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्लूइड्स प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं क्या। अभी जब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थ्रस्ट और प्रेशर पढ़ा, तो हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स कैसे देखे थे, एक सॉलिड एक दूसरे सॉलिड पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एक नाइफ की मदद से हम लोग वेजिटेबल्स को कट कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे प्रेशर लगा रहा है। एक थंबपिन की मदद से मैं बोर्ड में होल कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक मैन एक लूज सैंड पे खड़ा हुआ है, अगेन सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल। ब्रिक और सैंड, अगेन सॉलिड एंड सॉलिड का एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ना है प्रेशर इन फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, किसी दूसरे चीज़ पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं क्या। तो द आंसर इज येस। कैसे, अब ये बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो लिक्विड्स एंड गैसेस हैं वो एक जगह नहीं रह सकते, वो कहीं ना कहीं फ्लो कर जाएंगे बिकॉज दे आर फ्लूइड्स। ओके, तो अगर मुझे किसी लिक्विड को एक जगह पर रखना है तो मुझे उसको किसी ना किसी एक सर्टेन कंटेनर में भर के रखना पड़ेगा। यहाँ एक ग्लास है, सपोज इसमें मैंने पानी ले लिया है। ओके, तो यहाँ पर और एक यहाँ कंटेनर बना देती हूँ मैं जिसमें कोई सर्टेन गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स बना दिए मैंने, ये गैस है। ओके, तो जब कोई भी फ्लूइड किसी कंटेनर में रहता है तो वो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस कंटेनर के वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। कैसे, ये जो गिलास है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हर साइड से उसकी वॉल पे कुछ ना कुछ प्रेशर डाल ही रहे होते हैं, भले ही बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे होते, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर तो आ ही रहा होता है। लेकिन और यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये कंटेनर लिया हुआ है मैंने और इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे भरे हुए हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं, गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उड़ रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जा कर के इधर टकराएगा, कहीं ना कहीं वॉल पे टक्कर करेगा और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर ही रहा है। तो ये बात तो भाई बहुत क्लियर हो गई कि जो फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पढ़ना है बॉयंट फोर्स, बॉयंसी, यानी क्या, जो कोई भी एक लिक्विड होता है, अगर उसकी सरफेस पे यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ला करके प्लेस कर दिया जाए तो उसका वेट कहाँ जा रहा है। अगर मैंने इस ग्लास में वाटर लिया है और यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, बॉल को मैंने वाटर की सरफेस पे ला करके प्लेस कर दिया है, तो इस बॉल का जो वेट है भले ही वो कम है,
कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना, भले ही कम वेट होगा लेकिन कुछ ना कुछ वेट है। तो वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पे ऐसे नीचे लग रहा है। लेकिन जो ग्लास में वाटर है वो क्या करता है, वो इसको यहाँ से ऊपर एक फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स लगाता है, वो लगाता है बॉयंट फोर्स, या फिर हम उसको कह सकते हैं अप थ्रस्ट। ओके, जिसके के कारण ये जो बॉल है ये सरफेस पे ऐसे प्लेस्ड है, नीचे सिंक नहीं कर रहा। बॉयंट फोर्स क्या कर रहा है, इस वेट को बैलेंस कर दे रहा है, जिसकी वजह से बॉल सिंक नहीं हो रहा, वाटर के सरफेस के ऊपर ही वो तैर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक और ग्लास बना दिया और यहाँ पर एक और ग्लास बना दिया। ठीक है, तीनों में मैं पानी भर देती हूँ ऐसे। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट केस। ओके, जहाँ पर क्या हो रहा है, बॉल रखा है मैंने कुछ सर्टेन वेट का, और क्या हो रहा है, बॉल का वेट नीचे लग रहा है, वाटर बॉल पे कुछ ना कुछ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा है, कुछ ना कुछ एक अप थ्रस्ट लगा रहा है, जिसकी की वजह से वो उसके सरफेस पे तैर रहा है। अब मैंने दूसरा बॉल लिया जो फर्स्ट वाले बॉल से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी था। ओके, तो वो बॉल कैसे प्लेस किया मैंने प्लेस नहीं किया, मैंने तो जैसे फर्स्ट वाला बॉल प्लेस किया था वैसे ही प्लेस किया। लेकिन अब इस केस में क्या हो गया कि ये जो बॉल है ये आधा पानी के अंदर सिंक हो गया और आधा बाहर रह गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इस वाले केस में भी बॉल का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, वाटर भी बॉल पे कुछ ना कुछ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो बॉयंट फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि उस बॉल को एकदम से सरफेस के ऊपर रख सके। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेट है बॉल का दैट इज लेस देन बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, वेट छोटा हो जा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं उसी ढंग से, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट सर्टेन बॉल। अब यहाँ पे मैंने थर्ड केस में क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया जो कि सबसे भारी था, फर्स्ट वाले से ज़्यादा भारी, सेकेंड वाले से थर्ड वाला सबसे ज़्यादा भारी बॉल लिया मैंने। अब ये बॉल क्या किया कि डायरेक्टली ये तो पानी के अंदर ही चला गया, सिंक कर गया। अब ये क्यों सिंक किया, क्योंकि इसका जो वेट है ये नीचे लग रहा है और इसका वेट जो है बॉयंट फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं हुआ कि इस केस में बॉयंट फोर्स लगा ही नहीं, बॉयंट फोर्स तो वाटर ने लगाया क्योंकि वो उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है, वो बॉयंट फोर्स लगाना नहीं छोड़ेगा। लेकिन वेट इतना ज़्यादा था कि बॉयंट फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पाया और कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बॉयंट फोर्स इज लेस देन वेट ऑफ दैट बॉल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े। बॉयंट फोर्स को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, क्या करना कि एक पानी की बॉटल लेना और उस पानी की बॉटल में, सपोज़ यहाँ पर मैं पानी की बॉटल का डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये उसकी कैप है, ये पानी की बॉटल को हमने फिल किया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है बॉटल, लेकिन एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे जो इसका ये नेक है ना, यहाँ पे मैंने एक रोप बांधी है, रस्सी बांधी है, और उसको ये रस्सी को ऐसे मैंने खींच लिया है ऊपर तक, इसको फांसी लगा दी। ओके, तो अब ये जो रोप है इसको पकड़ के तुम उस बॉटल को किसी बकेट के अंदर या किसी टैंक के अंदर डालने की कोशिश करना। अब जब ये बॉटल इमर्स्ड है ढेर सारे पानी में, टैंक में किसी इमर्स्ड है, तो हम लोगों को इसका वेट जो है ना कम लगता है। लेकिन जब इस बॉटल को हम लोग पानी के ऊपर निकाल लेते हैं, हम इसका वेट एयर में महसूस करते हैं, तो हम लोगों को इसका वेट ज़्यादा लगने लगता है एज़ कम्पेयर टू जब ये बॉटल पानी के अंदर होती है। क्या किया मैंने एक पानी की बॉटल ली, सिंपली उस पानी की बॉटल को मैंने रस्सी से ऐसे बांध करके पानी में ही डुबो दिया। ठीक है, हम लोगों के घर में बड़े बड़े हौज होते हैं या फिर टंकी होती है, तो उसमें क्या किया मैंने, उसको ऐसे
डुबो दिया रस्सी की मदद से, और जब मैंने उसको ऐसे पानी में हिला करके देखा या उसका वेट मैंने अपने हाथ से महसूस किया तो मुझे कम लग रहा था। लेकिन जब मैंने उसको ऊपर खींच के लाई मैं, तो उसका जो वेट था, जो वज़न था, वो अचानक से ज़्यादा लगने लगा। क्यों ज़्यादा लगने लगा? क्योंकि जब ये वाटर के अंदर था तो वाटर इस पर कुछ ना कुछ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा था, एक अपथ्रस्ट लगा रहा था, जिसकी वजह से इसका वेट हम लोगों को कम लगता है। ओके, समझ पाए? ये चीज़ थी स्टूडेंट्स बॉयंसी। और हम लोगों को एक और चीज़ पढ़नी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? जब भी स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी वाटर सरफेस में या किसी भी लिक्विड में, यहाँ पे सपोज एक कंटेनर है जिस पे मैंने वाटर भरा है या कोई भी लिक्विड भरा है। अब ये लिक्विड कहाँ तक भरा है? मैंने एकदम ऊपर तक, रिम तक भर दिया है उसके। अब इसमें एक ड्रॉप की भी जगह नहीं बचे, इतना वाटर मैंने भर दिया है। यहाँ पर कैसे थोड़ा सा खाली था ना ग्लास, यहाँ पर क्या किया है मैंने, एकदम ऊपर तक एक पानी भर दिया है। अब इसमें एक ड्रॉप की भी जगह नहीं बची है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोई बॉल डाला या कुछ भी ऑब्जेक्ट इसमें डाला तो क्या होगा? बॉल अंदर चला जाएगा, लेकिन बॉल क्या करेगा? इसमें से थोड़ा सा पानी ऐसे गिर जाएगा। वो थोड़ा सा जो पानी है ना स्टूडेंट्स, वो पानी कैसा होगा? वो पानी उतना ही होगा जितना वॉल्यूम का ये बॉल होगा या जितना ये ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो पानी गिरेगा वो वॉल्यूम उतनी ही होगी जितना वॉल्यूम का ये बॉल होगा। अब यहाँ पे एक सेकेंड चीज़ ऐसी आ जाती है स्टूडेंट्स, मैं पहले तो ये बोर्ड रफ कर लेती हूँ। यहाँ पर एक कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर उसमें मैंने सर्टेन कोई एक लिक्विड भर दिया है। अब देखो ये जो कंटेनर है, इसमें यहाँ पे ऐसा एक आउटलेट बना हुआ है। अब यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर मैंने प्लेस कर दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसकी मदद से हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ सकते हैं। क्या? अब मैंने यहाँ क्या किया, एक रोप की मदद से कुछ ना कुछ एक सर्टेन वेट यहाँ पर अंदर डाला। कितना वेट था वो? 10 kg का। अब ये जो 10 kg का वेट मैंने अंदर डाला, ये पूरा पूरा अंदर चला गया वाटर के। यानी क्या? यानी इसका जो वेट था ये किस साइड लग रहा है? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर क्या पढ़ा? बॉयंसी के बारे में पढ़ा, बॉयंट फोर्स। वाटर भी इस पे कुछ ना कुछ एक बॉयंट फोर्स लगा रहा होगा। ये क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। अब ये जो इतना बड़ा सारा ऑब्जेक्ट गया है इसके अंदर, इसकी वजह से क्या हुआ? ये देखो, ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये जो अंदर गया इसकी वजह से जो इसका वॉल्यूम था, इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, उतने ही वॉल्यूम का पानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे इस कंटेनर में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो तुम, एक आउटलेट लगा हुआ है। तो इस आउटलेट की मदद से जितना ये वॉल्यूम मैंने अंदर डाला इस वेट का, उतना ही वॉल्यूम का पानी यहाँ पर इस कंटेनर में आ जाएगा। अब मेन चीज़, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या हम लोगों को मिला कि जितना बॉयंट फोर्स ये वाटर लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे जो हमने इमर्स किया है वाटर में, वो बॉयंट फोर्स कितना होगा? इस वेट के बराबर होगा। ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है ना, क्या किया हम लोगों ने? सिंपली एक कंटेनर लिया जिसमें एक आउटलेट बना हुआ है, उसमें एक कुछ ना कुछ सर्टेन वेट डाला। अब ये जो वेट है ये 10 kg का है। सपोज यहाँ पे बॉयंट फोर्स लग रहा है 1 यूनिट का, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 - 1 9। तो ये बॉयंट फोर्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये इसको ऊपर रख सके, बराबर। तो अब ये जो बॉयंट फोर्स लग रहा है ये कितना होगा? ये इतने वेट के बराबर होगा। जो डिस्प्लेस्ड वाटर इधर बाहर निकला ना, अगर तुम इसका वेट करोगे तो वो बॉयंट फोर्स कितना होगा?
इतने ही वेट का तुम लोगों को बॉयंट फोर्स मिलेगा। ये बताया है किसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। ओके, तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी देखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार बोलती हूँ मैं। डेंसिटी यानी स्टूडेंट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितने वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास भरा हुआ है। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि यह एक कॉम्पैक्टनेस का हम लोगों को सेंस दिलाता है कि कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है चीज़ें। अगर मैंने दो आइडेंटिकल डायमेंशन के बॉल लिए, नॉट डायमेंशन, अगर मैंने दो ऐसे एक जैसे दिखने वाले बॉल लिए, लेकिन ये वाला जो बॉल है इसका मास क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये अंदर से भरा हुआ है, और एक दूसरा वाला जो बॉल लिया मैंने वो अंदर से हॉलो है। तो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन इस वाले बॉल का जो मास है वो ज़्यादा होने के कारण इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैंने दोनों को एक पानी के टब में रखा तो ये वाला जो बॉल रहेगा ये जो है अंदर सिंक कर जाएगा, लेकिन ये वाला बॉल जो है ऊपर ये सेकेंड वाला, ये क्या करेगा, उसकी सरफेस पे तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, और इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तुम लोगों ने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया है क्या, एक ग्लास में वाटर और ऑयल भर के, वाटर और इधर हमने ले लिया ऑयल। ठीक है, तो हम लोगों को ये दोनों भी लिक्विड्स होने के बावजूद दोनों की एक अलग अलग सेपरेट लेयर्स दिखती हैं। हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ तक पानी है, यहाँ तक ऑयल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी जो है वाटर से कम है, इसलिए वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। बराबर। सो दिस वाज अबाउट डेंसिटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। क्या है रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रेशो होता है। किसका रेशो? किसी भी सब्सटेंस का, जिस भी सब्सटेंस की हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, यहाँ पर उसकी डेंसिटी रखोगे, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को जब तुम वाटर की डेंसिटी से रिलेट करते हो, कंपेयर करते हो, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। अगर उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी जो है बड़ी है 1 से, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी जो है कम है 1 से, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। रिलेटिव डेंसिटी इज जस्ट अ रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या है ये, रिलेटिव डेंसिटी है। हमारे रिलेटिव्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज कंपेयर द थिंग्स। ओके, जो था ज़्यादा सीरियसली मत लेना, और इस वीडियो को अपने रिलेटिव से शेयर मत करना। ओके, क्या करते हैं वो लोग, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। किसकी डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं? एक हमने कोई भी सब्सटेंस ले लिया जिसका हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी चाहिए, और उसको हमने किससे कंपेयर किया, वाटर से किया। अगर रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा आ जाती है 1 से, जो रेशो आता है, तो वो चीज़ सिंक करेगी, यानी पानी के अंदर ऐसे डूब जाएगी। अगर 1 से कम आ जाता है तो क्या होगा, वो चीज़ ऊपर फ्लोट करने लगेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेटिव डेंसिटी। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। थेरोटिकल पार्ट जो है बेसिकली वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग एक बार जो फॉर्मूले की हम लोगों की पूरी लिस्ट है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने कौन सा देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कहाँ से मिला था हम लोगों को, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में से मिला था। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो मासेस, एक का मास है m1, एक का मास है m2, दोनों का सेपरेशन है अगर सपोज
आर, तो हम लोग उसको उन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे हम लोगों को मिलता है, कैपिटल जी, जो कि क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या है इसका, न्यूटन kg स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, बराबर। तो स्टूडेंट्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर डिस्टेंस आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लो, कई जगह पर डी स्क्वायर दिया होता है, डी स्क्वायर ले लेना, ठीक है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है ना, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ना और ध्यान लगा के इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। पूछो क्यों, क्योंकि जब तुम आगे जाकर पढ़ोगे चार्जेस के बीच में का अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो वहाँ पर भी सेम टू सेम स्टोरी ऐसी की ऐसी कॉपी पेस्ट करनी होती है। जैसे हम लोग बचपन में ऐसे नहीं याद करके जाते थे कि माय फेवरेट फेस्टिवल दिवाली या होली, तो हम लोग वही थोड़े बहुत वर्ड्स को बदल बदल के वही पूरा लिख लेते थे। तो वही होने वाला है वहाँ पर भी, जब तुम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ोगे, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस इतना है, तो उनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन कितना होगा, तो वहाँ पर भी सेम स्टोरी रिपीट होने वाली है। तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ लेना, ओके। अब बात आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैसे निकालते हैं, जी हम लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, उस प्लैनेट का मास कितना है, उस प्लैनेट का रेडियस कितना है। अगर ये दो चीज़ें मालूम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जी m बाय आर स्क्वेयर, वेर m इज मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड r इज रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। तीसरी चीज़ आती है वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी इंसान का वेट अगर हम लोगों को किसी प्लैनेट पे निकालना है तो उसके लिए कौन सी दो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट पर्सन एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, m की जगह पे मैंने m रहने दिया, g की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ क्या, तो देखो जी m बाय आर स्क्वेयर, ये वैल्यू किसके जैसी दिख रही है, ये वैल्यू इसके जैसी दिख रही है क्या, जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। सो बेसिकली वेट क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग वेट कहते हैं, ओके। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पर, मून पर कितनी होती है, 1/6 होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की, ओके। सो इसके हिसाब से क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 60 किलोग्राम्स है तो मून पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं ये भी लिख सकती हूँ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट मून। यहाँ पे मैं मून के वेट की बात नहीं कर रही, उस ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, कहाँ पर, मून पर। कितनी होगी, 1/6 होगी एज कंपेयर टू इट्स वेट ऑन अर्थ, ओके। अब यहाँ पर देख लो बॉयंट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर। यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट का वेट एयर में निकाला, अब पानी में जाने के बाद मैंने उस ऑब्जेक्ट का वेट निकाला, तो जब दोनों का डिफरेंस लिया उतना ही क्या होगा, बॉयंट फोर्स आ जाएगा हम लोगों का। डेंसिटी यानी क्या स्टूडेंट्स, डेंसिटी यानी मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी की क्या यूनिट आएगी, रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस सब्सटेंस नहीं सॉरी यूनिटलेस चीज़ है एक। कैसे, क्योंकि ये जो डेंसिटी आएगी इसका भी यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका भी क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दोनों भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और अल्टीमेटली रिलेटिव डेंसिटी ये क्या आ जाएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। Calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth equal to 6 × 10⁻24 kg and of the sun equal to
2 into 10 raised to 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 raised to 11 मीटर. हाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोगों को मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन और उनका सेपरेशन यानी क्या डिस्टेंस दिया हुआ है. हम लोगों को फोर्स कैलकुलेट करना है. तो बहुत ज़्यादा सिंपल है. कैसे करोगे तुम लोग? बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? G m1 m2 बाय डी स्क्वेयर. तो यहाँ पे G हम लोग क्या लिखते हैं? 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 m1 यानी फर्स्ट बॉडी का मास. तो हम लोग मास ऑफ अर्थ लिख लेते हैं. कितना है? 6 इंटू 10 रेज टू 24. m2 मास ऑफ सन लिख लेते हैं 2 इंटू 10 रेज टू 30 अपॉन डी स्क्वेयर यानी उनके सेपरेशन का स्क्वेयर. तो 1.5 इंटू 10 रेज टू 11. सबसे पहले तो हम लोग 10 के जो भी रेज टू के पास है उन लोगों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो -11 प्लस 24 प्लस 30 और ये आ जाएगा स्क्वेयर. तो ये 11 2 ज़ा 22 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -22. तो ये चीज़ आ जाएगी स्टूडेंट्स 21. तो हम लोग क्या कर लेते हैं? 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू 21 आ जाएगा. और ये 1.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2.25 आ जाएगा. और जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 3.57 इंटू 10 रेज टू 22 न्यूटन. ये वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों को क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक टावर है जो कि 100 मीटर्स का है और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, एक स्टोन ड्रॉप किया गया है और उसी टाइम पे यहाँ से भी एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड. अब हम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों भी ऑब्जेक्ट कौन से इंस्टेंस पे मिलेंगे और टाइम क्या है और पोजीशन क्या रहेगी, ये हम लोगों से पूछा गया है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? मोशन की सेकेंड इक्वेशन का हेल्प हम लोग यहाँ पर लेंगे. दैट इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वेयर. अगर ये 100 मीटर का टावर है तो ये ऊपर वाला ये ऊपर से जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने नीचे फेंका है उसका डिस्टेंस जो कवर्ड है वो हम लोग मान लेते हैं 100 माइनस x और नीचे वाले का मान लेते हैं x. ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 100 माइनस x डिस्टेंस की जगह पे यहाँ हम लोग ले लेंगे नेगेटिव साइन. क्यों? क्योंकि ये नीचे की साइड आ रहा है. ut. अब इनिशियल वेलोसिटी तो हो जाएगी इसकी खैर 0 क्योंकि हम लोग इसको ऊपर से थ्रो कर रहे हैं. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस हाफ GT स्क्वेयर. क्यों? माइनस यहाँ पर अगेन नीचे की तरफ आ रहा है और मैं नीचे की तरफ वाले को माइनस ले रही हूँ. ओके, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 100 माइनस x इज इक्वल टू 1/2. 1/2 लेने की जगह मैं लिख लेती हूँ इसको 5t स्क्वेयर. ओके, अब सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं तो वो आ जाएगा S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वेयर. तो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 25t. हम लोगों ने इसको नीचे से ऊपर फेंका है और हम लोगों को इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी? 25 मीटर पर सेकेंड प्लस हाफ ऑफ यहाँ एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा और ये आ जाएगा -5t स्क्वेयर. ओके, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इन दोनों भी इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. तो ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? ये सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा? 100 माइनस x प्लस x that will be equal to 25t minus 5t square plus 5t square. ओके,
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। t विल बी इक्वल टू 100/25, दैट इज t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे? एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे मिलेंगे। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल करके देखते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलता है? 5 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल्स 100 माइनस एक्स। 4 का स्क्वायर कितना स्टूडेंट्स? 5 इंटू 16 आ जाएगा। ओके, एंड 5 इंटू 16 इज 80। अब 100 माइनस एक्स, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 100 माइनस 80, दैट इज 20. So this is our answer. A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up, the maximum height it reaches, and its position after 4 seconds. अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बॉल है जिसको थ्रो किया और वो थ्रो करने वाले के पास रिटर्न कर जाता है 6 सेकेंड्स के बाद, यानी ऐसे थ्रो किया और 6 सेकेंड के बाद उसको नीचे आकर के मिल गया, यानी 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगे होंगे उसको और 3 सेकेंड नीचे आने में, यानी जब वो अपनी मैक्स हाइट पे होगा तब टाइम कितना हो रहा होगा? 3 सेकेंड का टाइम हो रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं? द वेलोसिटी विथ विच इट्स थ्रोन अप, थ्रोअर ने कितनी ज़्यादा वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका, यानी क्या? इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। द मैक्स हाइट इट रीचेस, यानी ये जो सबसे ऊपर वाली हाइट है जहाँ वो जाकर के रुक जाता है और वापस ज़मीन पे आने की शुरुआत करता है, वो हाइट हमसे पूछी गई है, यानी क्या? s। उसके बाद इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड के बाद में यहाँ उसको जाने में लगे 3 सेकेंड्स और यहाँ आने के बाद में उसको वो 1 सेकेंड और हुआ होगा, तो उसका जो पोजीशन था वो कहाँ पर था, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास मोशन का इक्वेशन है, कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसकी मदद लेते हैं। वेलोसिटी, अब ये वाली वेलोसिटी जो है ये तो हो जाएगी 0। ओके, अब क्या आ जाएगा यहाँ देखो? 0 इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। ओके, अब ये t की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? t की जगह मैं 3 लिख सकती हूँ क्या? क्योंकि ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड्स लगे। अब यहाँ देख लो, u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू जी आ जाएगी। g को हम लोग क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा u? 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग द मैक्स हाइट इट रीचेस, ये अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? मोशन का सेकेंड इक्वेशन की हेल्प लेंगे। क्या है मोशन का सेकेंड इक्वेशन? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। u की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली? 30 इंटू 3 माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, हाफ g की वैल्यू कितनी? 10 इंटू टी स्क्वेयर, टी हम लोग क्या ले लेते हैं? 3 स्क्वेयर, यानी कितना? 9। अब यहाँ देखो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 10 इंटू 9 अगेन 90, 90 डिवाइड बाई 2 45। तो 90 माइनस 45 कितना आ जाएगा हमारे पास? 45 मीटर आ जाएगा। अब हम लोगों से पूछा गया है इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड, यानी हम लोग क्या करेंगे? मोशन के सेकेंड इक्वेशन में ही टाइम की जगह पर 4 रख देंगे, t इक्वल टू 4 रख देंगे। तो कैसे आ जाएगी वो चीज़ देख लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पर u की जगह पर 30 आ जाएगा, इन टू t की जगह पर हम लोग 4 रख रहे हैं। यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। टी हम लोग क्या रख रहे हैं? 4 रख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा यहाँ पर।
3 4 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा 120 माइनस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 80, तो ये क्या आ जाएगा 40 मीटर्स, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। The volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by this packet? यहाँ इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों से बोला गया है कि एक सील्ड पैकेट है जिसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब और उसका मास है 500 ग्राम्स और हम लोगों को वाटर की डेंसिटी दी हुई है। हम लोगों से कहा है कि वाटर में उस सील्ड पैकेट को डाला गया है और हम लोगों को पूछा गया है कि वाटर कितना डिस्प्लेस होता है और ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। यहाँ पर तो मैंने इसको सिंक करा दिया है, लेकिन हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सिंक करेगा या नहीं करेगा। तो वो निकालने के लिए हम लोगों को उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी आ जाएगी उस चीज़ की m/v। तो मास कितना है इस चीज़ का 500/350, तो ये आ जाएगा 10/7 1.428। ओके, तो अब ये आ गई हम लोगों के पास डेंसिटी उस सील्ड पैकेट की। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं वाटर की डेंसिटी से। 1.428 वाटर की डेंसिटी से बड़ा है, इसलिए ये जो पैकेट है यहाँ पे सील्ड पैकेट, ये पानी के अंदर डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो वाटर के अंदर चला जाएगा तो इसका जो वॉल्यूम है कुछ ना कुछ वाटर नीचे गिरेगा, स्पिल करेगा, क्योंकि ये अंदर चला गया है। वाटर के जो बीकर था उसके अंदर जगह नहीं थी, तो जगह ना होने के कारण कुछ ना कुछ पानी नीचे तो बहेगा ही ना। तो कितना पानी बहेगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कितने मास का। ओके, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग कि अभी देखो इसका डेंसिटी कितना आ गया है, सॉरी इसका वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 350 ग्राम। यानी जब ये सील्ड पैकेट वाटर के कंटेनर के अंदर जाता है तो कितना वाटर डिस्प्लेस होता है 350 ग्राम्स ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आज हमारा ये ग्रेविटेशन चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये जो पढ़ाने का तरीका है या जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, ये चीज़ें आपको ढंग से समझ में आई हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने बाकी के सारे फ्रेंड्स से जो आपकी क्लास में हैं, जिनको फ़िज़िक्स अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, शायद उनको इस वीडियो से फ़िज़िक्स का इंटरेस्ट जाग जाए, ठीक है। तो उन सारे लोगों से मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।